वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी देखने के बाद आपको अपनी लाइफ में कितनी ही मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से गुजरना पड़ जाए, आप मायूस नहीं होंगे और उन मुश्किलों से जूझने, उनसे लड़ने और मुश्किलों भरी जिंदगी को जीने की चाह आप में आ जाएगी। ये हमारा दावा है, इसलिए आपको जो भी परेशानी हो उसे कुछ देर के लिए साइड में रखकर इस मूवी को देखिए। ये मूवी आप पे छा जाएगी और आपको हिम्मत देगी। ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लुई नाम का एक बॉम्बर था, ये उसी की कहानी है और ये कहानी आपकी लाइफ को और उसके बारे में आपके नजरिए को बदल देगी। दोस्तों आइए देखते हैं 2014 में अनब्रोकन नाम की ये मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अमेरिकन वॉर प्लेन्स पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए दिखते हैं। ये वॉर प्लेन्स जापानीज फोर्सेस के हाइड आउट्स पर बमबारी करने के लिए आए हुए हैं। इनमें से एक प्लेन को चला रहा है दोस्तों फिल। उसकी टीम में कई लोग हैं और सभी उस वॉर प्लेन में हैं। इन अमेरिकन वॉर प्लेन्स को आते देखकर जापानीज भी उन पर फायर करते हैं। किसी तरह बचकर फिल की टीम अपने टारगेट स्पॉट की ओर बढ़ रही होती है और यहाँ पे लुई नाम के एक बॉम्बर को दिखाते हैं। फिल लुई से कहता है कि जल्दी बॉम्ब फायर करो, किसका इंतजार कर रहे हो तुम। लुई कहता है कि ठीक से एम नहीं कर पा रहा हूँ, सब्र करो, हाँ अब निशाना लगेगा। वो कहता है कि बॉम्ब बे डोर्स खुल रहे हैं। इस पर बॉम्ब बे डोर्स खुलते हैं। बॉम्ब बे डोर्स का मतलब है दोस्तों वो डोर्स जिनके खुलने पर अंदर से बॉम्ब नीचे गिर जाते हैं। अब इनके प्लेन से एक बॉम्ब गिरकर एक बड़े जापानीज हाइड आउट को तहस नहस कर देता है। इनका काम पूरा हुआ और अब इनको यहाँ से निकलना है, लेकिन तब बॉम्ब बे डोर्स अटक जाते हैं और बंद नहीं होते और तब अचानक जापानीज फाइटर्स जेट्स इनकी ओर तेजी से आते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। ये लोग भी फायर करते हैं और आसमान में घमासान लड़ाई होती है क्योंकि इनके प्लेन का बॉम्ब बे डोर बंद नहीं हो रहा था। तो दुश्मन के बुलेट से डायरेक्टली इनके प्लेन के अंदर आने लग जाते हैं। इनका एक आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है तो लुई जाकर उसका फर्स्ट एड करता है। ये लोग भी जापानीज प्लेन्स पर जमकर फायर करते हैं और एक जापानीज जेट को गिरा भी देते हैं, लेकिन एक के बाद एक जापानीज जेट्स आते रहते हैं और इनके प्लेन को लगभग छन्नी कर देते हैं। इसके बावजूद ये लोग उन सारे जापानीज जेट्स को मार गिराते हैं। लुई जाकर फिल से कहता है कि पीछे काफी डैमेज हो चुका है, जरा ध्यान से चलाओ। फिल कहता है कि तुम ध्यान से चलाने की बात कर रहे हो लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा। लुई चौंक जाता है कि फिर तुम लैंड कैसे करोगे। फिल कहता है कि डर मत यार, बिना ब्रेक के हम सेफ लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10,000 फीट का रनवे होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ लैंड करने वाले हैं वहाँ सिर्फ 6,000 फीट का रनवे है, पता नहीं सेफ लैंडिंग कर पाऊंगा भी या नहीं। यहाँ पे लुई को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है। जब लुई दोस्तों एक टीनेजर था ना, तो बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। स्मोक करता, शराब पीता और किसी की कोई बात नहीं मानता। और तो और लुई का परिवार इटली से अमेरिका आकर सेटल हुआ था, मतलब ये लोग इमिग्रेंट्स थे। इस वजह से उसको यहाँ के लड़के हमेशा पीटते और उसको ताने मारते कि इटली से यहाँ कर बस क्या बताओ, वापस चले जा इटली। तब एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो लड़के भाग जाते हैं वहाँ से। पुलिस ऑफिसर लुई को पकड़कर लुई के घर लेकर जाता है। अब उस समय लुई की माँ को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन लुई के बड़े भाई पीटर को आती थी इंग्लिश। ऑफिसर माँ से कहता है कि आपका बेटा सड़क पर लड़कों से लड़ रहा था और इस उम्र में स्मोक करता है, ये देखा आपने कभी? ये दूध नहीं शराब है जिसे आपका लाडला बेटा पीता रहता है। पीटर उसकी बातें इटालियन में ट्रांसलेट करके माँ को बताता है तो माँ लुई को बहुत डांटती है कि क्या है ये हरकतें, और पापा तो उसको बेल्ट से पीटते हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ ना रहें, ऊपर से तुम ऐसी हरकतें करोगे तो हमें खुद यहाँ से जाना पड़ जाएगा। फिर लुई बेचारा एक कोने में बैठकर अपनी माँ को खाना पकाते हुए देखता है। माँ भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, खासकर मेरे छोटे बेटे लुई को बहुत ही अच्छी राह दिखाना। पर दोस्तों क्या है ना, ये लुई भगवान को नहीं मानता और अपनी आदत से बाज नहीं आता। अगले दिन वो एक स्टेडियम में सीटिंग के नीचे वाली जगह पे छुपकर बैठे बैठे शराब पी रहा होता है। हर कोई उसको देख लेता है और चिल्लाता है कि पकड़ो इसको, लेकिन लुई जल्दी से वहां से निकलकर ग्राउंड के अंदर भाग जाता है जहां उसका बड़ा भाई पीटर रनिंग रेस प्रैक्टिस कर रहा होता है। लुई को इतना तेज भागते देखकर पीटर रियलाइज करता है कि लुई के अंदर एक हुनर तो है, वो फास्ट भाग सकता है। फिर वो लुई को ट्रेन करने लग जाता है और कहता है कि जल्दी भागो लुई। लुई कहता है मैं जल्दी क्यों भागूं, कोई मेरे पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है। अरे मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ हूँ, जल्दी भाग। देखो पीटर, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ये रेस वगैरह भागकर जीत नहीं सकता, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देख छोटे, तेरे अंदर टैलेंट है, तुझे बस थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो तू सबसे फास्ट भाग सकता है, बस खुद पर विश्वास रख। तो लुई कहता है कि मुझे अपने पे विश्वास नहीं है, लेकिन लुई मुझे तुम पर विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम सफल होगे। इस तरह पीटर लुई को बहुत मोटिवेट करके उसे खुद पे विश्वास दिलाता है और उसे ट्रेन करने लगता है। एक प्रैक्टिस रेस में सभी फास्ट भागते हैं, लेकिन लुई लास्ट में भाग रहा होता है। पीटर का कोच कहता है कि मुझे नहीं लगता ये लड़का रेस भागने के लायक बन पाएगा, और तब पीटर लुई पर चिल्लाता है कि अबे लूजर जल्दी भाग। लुई को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे भाई ने सबके सामने मुझे लूजर कह दिया, और फिर दोस्तों गुस्से में वो तेज भागने लग जाता है और अपने आगे दौड़ रहे सभी को बीट करके आ जाता है फर्स्ट। कोच तो चौंक जाता है। इस तरह पीटर की लगातार ट्रेनिंग से लुई काफी तेज दौड़ने लगता है। पीटर साइकिल पर भी उसको ओवरटेक नहीं कर पाता और यहाँ से कई साल के बाद दिखाते हैं कि लुई कई रेसेस में भागकर
सभी में फर्स्ट आ जाता है। लुई के पेरेंट्स भी उसको बहुत एनकरेज करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। एक रेस में तो दोस्तों लुई गिर जाता है और उसके पैर पे चोट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो तेज भागता है और फर्स्ट आता है और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अमेरिका के फास्टेस्ट रनर का खिताब भी जीतता है। सबको उम्मीद होती है कि 4 साल के बाद टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में लुई हिस्सा ले पाएगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल लुई अमेरिका के समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन में निकलता है और उसे सेंड ऑफ करने पीटर आया होता है। लुई भी पीटर को थैंक करता है कि अगर तुम ना होते तो मैं लाइफ में इतनी दूर कभी नहीं आ पाता भाई, ऑल द बेस्ट कहकर पीटर उसे विदा करता है। लेकिन जब ट्रेन जाने लगती है तो पीटर कहता है, एक बात ध्यान में रखना छोटू, जो मोमेंट तुम्हें दर्द देगा वही मोमेंट तुम्हारी लाइफ में रोशनी लाने का कारण बनेगा, इसलिए उस दर्द को सहना सीखो, उसकी आदत डालो। दोस्तों वैसे अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, हर किसी की लाइफ में काम आएंगे। और प्रेजेंट में इन बातों को याद कर रहा है दोस्तों फाइटर प्लेन में जा रहा बॉमर लुई फिल प्लेन को उस रनवे के पास लेकर जाता है जो कि सिर्फ 6000 फीट का है, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इन्हें यहीं लैंड करना होगा और सभी किसी न किसी चीज को कस के पकड़े होते हैं। इसी बीच प्लेन का एक टायर फट जाता है, लेकिन उसका फटना भी इनके लिए फायदेमंद साबित होता है क्योंकि टायर के फटने से अंदर का मेटल जमीन पर घिसता है और ये लोग जैसे तैसे प्लेन को रोक पाते हैं। फिर सभी चैन की सांस लेते हैं कि चलो जान बच गई, लेकिन उनका एक साथी जो जापानीज फाइटर जेट के अटैक में घायल हो गया था बेचारा मर चुका था। लुई, फिल और दूसरे साथी भी बहुत दुखी होते हैं और तब फिल अपने मरे हुए साथी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो लुई कहता है कि मेरी माँ भी तुम्हारी तरह प्रार्थना करती है। फिल कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया भर के लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब दोस्तों जब तक इनको अगला मिशन नहीं सौंपा जाता इनको यहीं पे रहना होगा। लुई यहाँ पे भी अपनी रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है। इसी बीच इनका अगला मिशन आ जाता है जो कि बॉम्बिंग करने का नहीं बल्कि रेस्क्यू मिशन होता है। इस मिशन के लिए एक नया क्रू भी आया गया है और अब इनको पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ना होगा। फिल पूछता है कि नया प्लेन आया है क्या? वो कहते हैं कि नहीं, जिस प्लेन का टायर फट गया था और जिसे इन्होंने क्रैश लैंडिंग की थी उसी को थोड़ा रिपेयर करके इस मिशन पे जाना होगा। तो लुई बाइनोकुलर से समुद्र को देखने लगता है और कहता है कि भाई जो भी हो प्लेन के 2 इंजन तो ठीक है ना। उसने दोस्तों इतना कहा नहीं कि तभी प्लेन के एक तरफ का इंजन फट जाता है। लुई कहता है कि यार ये क्या हो गया, अब तो हमें एक इंजन के बल पे उड़ना होगा। ये कहते ही दोस्तों दूसरा इंजन भी फट जाता है। फिल कहता है कि नहीं, अब कोई चांस नहीं है भाइयों, हम समुद्र में क्रैश करने जा रहे हैं। सबके सब क्रैश लैंडिंग के लिए किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं और इस पॉइंट पे लुई को फिर से पास्ट की बात याद आती है। लुई अमेरिका में हो रहे समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेता है और वो भी 5000 मीटर रेस में। लुई के साथ एक और अमेरिकन भी इस रेस में सिलेक्ट हुआ होता है जो कि लुई से ज्यादा फास्ट भागता है। लुई का पूरा परिवार रेडियो पर इस रेस की कमेंट्री सुन रहा होता है। रेस शुरू होती है और लुई सबसे पीछे भाग रहा होता है। कमेंट में ये सुनकर लुई का परिवार थोड़ा उदास हो जाता है। रेस का आखिरी लैप आ जाता है लेकिन लुई दोस्तों अभी भी लास्ट भाग रहा होता है, लेकिन अचानक वैसी स्पीड पिकअप करता है ना कि एकदम से हवा से बातें करने लगता है। अपने आगे दौड़ रहे हर रनर को एक एक करके पीछे छोड़कर आगे भागता चला जाता है और रेडियो पर ये कमेंट्री सुनकर पीटर, लुई के पापा, उसकी माँ, इन सभी के चेहरे के रिएक्शन ऐसे बदलते हैं कि क्या बताएं। और सच में दोस्तों लुई दूसरों से कोई अलग ही लेवल पे होता है। रेस में तो लुई 8th प्लेस पे आता है, लेकिन लास्ट लैप में वो जिस तेजी से भागा था ना वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है जिसके लिए सब उसको चीयर करते हैं। लास्ट लैप को बाकियों ने 69 सेकंड्स में कवर किया था जबकि लुई ने सिर्फ 56 सेकंड्स में उस लैप को फिनिश किया था। इतना ही नहीं, इस रेस में जो दूसरा अमेरिकन था उससे भी लुई तेज भागा था, जिसकी वजह से 4 साल बाद टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में उस दूसरे अमेरिकन रनर के बजाय अब लुई हिस्सा लेगा। और यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि प्लेन समुद्र में क्रैश करने जा रहा है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शॉक के मारे कुछ मेंबर्स मर जाते हैं। लुई का पैर किसी पार्ट में फंस जाता है और वो पानी में बेचारा डूब रहा होता है। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे होते हैं, लुई, फिल और मैक नाम का एक और साथी। तीनों एक सेफ बोट में होते हैं जिसमें कुछ जरूरी चीजें और कुछ चॉकलेट्स होती हैं। मैक तो उम्मीद ही खो बैठा था और कहता है कि बीच समंदर में हम फंस चुके हैं, लगता है हम तीनों भी मर जाएंगे। लुई फिर उसको उम्मीद दिलाता है कि इन चॉकलेट्स को खाकर हम कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, तब तक जरूर कोई रेस्क्यू टीम आएगी। इस तरह वो रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगते हैं और अगली सुबह दिखाते हैं कि इनके बोट के नीचे से शार्क्स वगैरह जा रहे हैं। तभी ऊपर एक प्लेन जाता हुआ दिखता है। ये लोग तुरंत पानी में कुछ ऐसा करते हैं कि फ्लेयर गन से शूट करके उसे इशारा करते हैं, लेकिन लगता है दोस्तों पायलट ने इनको देखा ही नहीं। लुई को बड़ी भूख भी लगी होती है तो वो चॉकलेट ढूंढता है, लेकिन तब पता चलता है कि चॉकलेट्स तो थोड़ा थोड़ा खाने के बजाय मैक पूरा खा गया। इस बात पर दोनों की बहस भी हो जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं और ये लोग भूखे प्यासे उस बोट में पड़े रहते हैं। मैक तो रोने लग जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन लुई अपनी कोशिश नहीं छोड़ता और अपने हाथ में एक ग्लास जैसी चीज लेकर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है ताकि अगर कोई प्लेन
उस रास्ते से आए तो उनको सिग्नल मिले और तब एक बड़ा सी बर्ड आकर इनके बोट पर बैठता है। ये लोग ठहरे 3 दिन के भूखे, सभी एकदम खामोश रहते हैं और अचानक लुई उसके पैर पकड़ लेता है और उसके साथ ही उसकी बॉडी को पकड़कर उसे मार डालते हैं। और उसे खाने के लिए जब वो उसका पेट काटते हैं ना, ओह, तो ऐसी बदबू आती है कि सांस नहीं ले पाते। और वो कहते हैं कि इसको खाना जरूरी है क्या? लुई कहता है कि हमारे पास भूख मिटाने का और कोई रास्ता दिख रहा है क्या तुम्हें? और फिर सभी उसका पेट काट कर खाते हैं और अगले ही सेकंड सभी के सभी उल्टी कर देते हैं दोस्तों। और फिर उस बर्ड को खाने के बजाय उसका एक टुकड़ा काट कर उसे एक हुक पे लगाते हैं और उसे पानी में डुबोकर फिश पकड़ते हैं। फाइनली फिश को देखकर सब बड़े खुश होते हैं कि चलो। और मैक तो पूरा चॉकलेट खा चुका था, लेकिन लुई उसको भी भुलाकर फिश का एक हिस्सा उसको देता है। तब फिल पूछता है कि क्या तुम लोग एड नाम के आदमी के बारे में जानते हो? वो और उसका क्रू एक बोट में जा रहे थे। समुद्र के बीचों बीच बोट का फ्यूल खत्म हो गया। 24 दिन वो समुद्र में रहे। लुई पूछता है आखिर वो बच तो गए थे ना? फिल कहते हैं हाँ बच गए थे, लेकिन उस क्रू में ज्यादातर लोग पागल हो गए। अब दोस्तों इनको ऐसी नौबत ना आए उसके लिए इनको एक दूसरे से बातें करनी होगी ताकि इनको डिस्टर्बिंग थॉट्स ना आए और ये लोग पागल ना हो जाए। यही सोचकर एक दूसरे से कोई ना कोई बात करने लग जाते हैं। तो लुई अपने परिवार की फोटो देखकर सोच लेता है कि मैं जल्द से जल्द तुम सभी से मिलने आ जाऊंगा। उस रात लुई आसमान में तारों को देखकर फिल से पूछता है क्या ये सब सच में भगवान ने बनाया है? क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो फिल कहता है कि मैं मानता हूँ लुई, इसीलिए यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। तुम भी उस पर विश्वास करना शुरू करोगे तो वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और इनकी बोट उलटने वाली होती है। तब लुई भगवान से पहली बार प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं नहीं जानता कि आपको मेरी आवाज सुनाई देगी या नहीं, लेकिन मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं जिंदा रहा तो पूरी लाइफ आपको डेडिकेट करूंगा। अगले दिन लहरें थोड़ी कम हो जाती हैं और ये लोग आराम से सो रहे होते हैं। अचानक ऊपर से पानी की एक बूंद लुई पे गिर जाती है। लुई तुरंत अपने साथियों को जगाता है कि यार बारिश हो रही है, और सभी के सभी उठकर ऊपर की ओर मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और उनके पास जो कंटेनर्स होते हैं उनमें से उस पानी को भरने लगते हैं। ये छोटी सी बारिश उनकी जान बचाने में काम आई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास जरूर जगा देती है कि वो सरवाइव कर सकते हैं। उनमें नया जोश आ जाता है। एक छोटा सा शार्क उनके बोट के पास से गुजर रहा होता है कि ये लोग उसको पकड़कर मार डालते हैं, फिर उसके मांस को कच्चा खाने लग जाते हैं। इस तरह करते करते 27 दिन बीत जाते हैं और फिल को जो चोट लगी थी ना वो भी बढ़ जाता है और वो बैंडेज निकाल कर फेंक देता है। लुई से कहता है कि यार हमने उस एड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो 24 दिन रहा, हमें 27 दिन हो चुके हैं। मतलब इस हाल में फिल दिन गिन रहा था। और तब एक प्लेन ऊपर उड़ती हुई नजर आती है। ये लोग फ्लेयर गन से शूट करके मदद के लिए चिल्लाते हैं तो वो प्लेन इनकी दिशा में मुड़कर आता है और ये तीनों आज बड़े खुश होते हैं कि आखिरकार हम जिंदा बचने वाले हैं। लेकिन जब वो प्लेन इनके पास आ जाता है ना तो इन पे फायरिंग हो जाती है, क्योंकि वो कोई अमेरिकन प्लेन नहीं बल्कि जापानीज प्लेन है। वो बोट को भी शूट करके उसमें छेद कर देते हैं। ये तीनों जान बचाने के लिए फिर क्या करते हैं, पानी में कूद पड़ते हैं। कुछ देर के बाद जब मैक और फिल बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो वो प्लेन फिर आ जाता है और इन पे लगातार शूट करता है। लुई तो पानी में होता है लेकिन फिल और मैक बोट में चढ़ जाते हैं। अब लुई घबरा जाता है कि कहीं उन दोनों को कुछ हो ना गया हो। कुछ ही देर के बाद लुई भी ऊपर आ जाता है तो देखता है खुशकिस्मती से फिल और मैक जिंदा है। जापानीज प्लेन भी वहां से जा चुका होता है। फिल कहता है कि अगर ये जापानीज वॉर में इसी तरह फायरिंग करते रहे तो हम ये वॉर जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत ही घटिया एम है इनका। और फिर सभी मिलकर बोट के छेदों को बंद करने की कोशिश करते हैं। तब एक बड़ा शार्क लुई पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मैक लुई को बचा लेता है। दोस्तों लुई भी उसको धन्यवाद करता है। इस अकेले बोट में ये तीनों कुछ और दिन बिताते हैं। धीरे धीरे मैक की सेहत बहुत खराब हो जाती है और वो लुई से पूछता है कि क्या हम मर जाएंगे। लुई कहता है कि हाँ शायद। मैक कहता है कि मुझे तो यकीन है कि मैं आज ही मरने वाला हूँ। दोस्तों कहते कहते वो दम तोड़ देता है। फिर ये दोनों मैक की बॉडी को पानी में डुबोने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ये लोग 45 दिन समुद्र में सरवाइव कर चुके हैं और तब वहाँ पे एक बड़ा जापानीज वॉरशिप आता है और वो लुई और फिल को पकड़ कर लेकर जाते हैं। दोनों को अलग अलग कमरों में बंद किया जाता है, लेकिन वो एक होल के जरिए एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। तो फिल कहता है कि यार इतने दिन समुद्र में रहकर अब जमीन पर होना मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। लुई कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और तब जापानीज फिल को पीटने लगता है और उसकी चीख लुई को सुनाई देती है। फिर जापानीज सोल्जर्स इनको खाने को कुछ देते हैं जिसे वो खा लेते हैं। अगले दिन वो लुई को अपने कर्नल के पास लेके जाते हैं। उसके पास एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें लुई की फोटो छपी होती है। वो जापानीज लैंग्वेज में लुई से पूछता है कि क्या तुम एक एथलीट हो और क्या ओलंपिक्स में भी तुमने हिस्सा लिया है। तो एक ट्रांसलेटर लुई को इंग्लिश में बताता है। लुई कहता है हाँ मैं एथलीट हूँ। कर्नल कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम मुझे इस बॉम्ब साइट पे मार्क करके बताओ कि तुम्हारी आर्मी किन जगहों को टारगेट कर रही थी। लेकिन लुई कहता है कि हम पुराने मॉडल का प्लेन उड़ा रहे थे, और ये कहकर वो रेडियो नॉब जैसा कुछ बना देता है। फिर वो लुई को बाहर लेकर जाते हैं और फिल को अंदर ले जाया जाता है। रास्ते में दोनों मिलते हैं तो लुई उसे कहता है कि मैंने रेडियो नॉब ड्रॉ किया है, मतलब फिल भी दोस्तों वही ड्रॉ करके आगे आएगा।
इस तरह कई दिन तक उन्हें उस छोटे से कमरे में बंद करके रखा जाता है। कई दिनों के बाद वो लुई को बाहर लेकर जाते हैं तो लुई जैपनीज से लड़ने लगता है, लेकिन वो लुई को पीट देते हैं। दोनों बहुत दुबले पतले हो गए होते हैं और बीमार भी लगते हैं। वो दोनों को कपड़े उतार कर घुटने टेकने को कहते हैं। दोनों ड्रेस उतार देते हैं। फिल तो मान चुका था कि ये लोग हमें शूट करने जा रहे हैं। वो घुटने टेक देता है, लेकिन लुई खड़ा का खड़ा रहता है दोस्तों, तो उसकी टांगों पर कस के मारा जाता है और वो नीचे बेचारा। लुई समझ जाता है कि अब मौत निश्चित है, तो वो रोने लगता है, लेकिन तब इन पे पानी डाला जाता है। असल में जैपनीज इन दोनों को नहलाकर दूसरे कपड़े पहनाकर किसी और प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में लेकर जाने वाले हैं। इनके अलावा वहाँ और भी कई अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। सबको ट्रक में चढ़ाया जाता है। लुई और फिल को अलग अलग ट्रक्स में चढ़ाया जाता है क्योंकि दोनों को अलग अलग प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखा जाएगा। लुई की आंखों पे दोस्तों पट्टी ठीक से बंधी नहीं होती और वो नीचे के गैप से बाहर देख पाता है, तो वो समझ जाता है कि उसे टोक्यो लाया गया है। लुई टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसे इस हाल में टोक्यो आना पड़ गया। बताओ। लुई और दूसरे अमेरिकन सोल्जर्स को टोक्यो के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में लेके जाया जाता है, जिसका इंचार्ज है एक सोल्जर जिसका नाम है वानेव, लेकिन सब उसको बर्ड के नाम से जानते हैं। ये प्रिजनर्स को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने के लिए काफी जाना जाता है। वो उस कैंप के नए पुराने सारे प्रिजनर्स को बुलाता है, पर लुई को देखकर न जाने उसे क्या होता है। वो लुई के पास आकर कहता है कि आंख उठाकर मुझे देखो, तो लुई भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, तो वो झट से अपनी लाठी से लुई को इतना ज्यादा मारता है कि क्या बताएं, और वो गिर जाता है। लेकिन लुई फिर उठ खड़ा होता है। बर्ड फिर कहता है कि मुझे देखो, लेकिन लुई उसको फिर देखता है, तो वो फिर उसे बुरी तरह मारता है और कहता है कि अगर मैं खुद तुमसे कहूँ कि मुझे देखो, तब भी तुम्हें मुझे देखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वरना मारे जाओगे। बर्ड के जाने के बाद भी दोस्तों इन प्रिजनर्स को हिलने नहीं दिया जाता। रात तक सभी को वहीं पे खड़ा रखा जाता है। लुई के मुंह से तो खून बह रहा होता है, लेकिन वो भी रात भर उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। फिर उन्हें कैंप के अंदर ले जाया जाता है, जहां ढेरों अमेरिकन सोल्जर्स प्रिजनर्स के तौर पे रखे गए हैं। उस रात लुई थोड़ा सो पाता है। अगले दिन इन्हें कोई एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो बर्ड नए प्रिजनर्स की लिस्ट देखकर पूछता है, आप में ओपेरा सिंगर कौन है? तो एक आदमी हाथ उठाता है। वेरी गुड, लगता है यहाँ एक एथलीट भी है। कौन है वो? तो लुई चुपचाप खड़ा रहता है। बर्ड फिर ऊंची आवाज में पूछता है कि मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। तो लुई अपना हाथ उठाता है। अब लुई दोस्तों, जिसने 45 दिन से भी ज्यादा समुद्र में सर्वाइव किया और उसके बाद किसी और कैंप में टॉर्चर सहता रहा, वो बहुत ही कमजोर हो गया है और घायल भी। पर बर्ड उसे एक हेल्दी जापानीज सोल्जर के साथ रेस लगाने को कहता है। इस हाल में भी दोस्तों लुई काफी तेज भागता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले गिर पड़ता है। लेकिन वो फिर उठकर उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है, जबकि जापानीज सोल्जर फर्स्ट आ गया था। अब बर्ड लुई से कहता है कि तुम हार गए, कहकर वो अपनी लाठी से लुई को बहुत पीटता है और वहाँ खड़े दूसरे अमेरिकन कुछ नहीं कर पाते। लुई का चेहरा सूजा होता है और दर्द के मारे वो रात को सो नहीं पाता। तब इन्हें खबर मिलती है कि अमेरिकन आर्मी धीरे धीरे जापान को ऑक्यूपाई कर रही है और जल्द ही इनको जापानीज से छुटकारा मिल जाएगा। ये जानकर लुई को थोड़ा चैन आता है। लुई और दूसरे प्रिजनर्स मिलकर बर्तन धोते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं और उस वेस्ट को ले जाकर पानी में डिस्पोज करते हैं। ये होता है दोस्तों इनका रोज का काम। अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना इनसे, तो बहुत ही बुरी मार पड़ती है। धूप में खड़ा किया जाता है वो अलग। तो लुई कहता है कि इस बर्ड को तो मैं ही शूट करूंगा। तभी कोई कहता है कि अगर ऐसा किया तो जापानीज तुम्हें मार डालेंगे। मार डालें तो मार डालें, लेकिन उसकी जान लेने के बाद ही मैं खुद मरूंगा। लुई के अंदर मतलब काफी आक्रोश आ जाता है। अमेरिकन आर्मी यहाँ धीरे धीरे जापानीज आर्मी के कैंप्स पर कब्जा करने लगती है और वॉर भी खतरनाक चल रही होती है। अब रात को एक जापानीज सोल्जर आकर लुई को जगाता है और उसके कान पे इतनी जोर से लाठी मारता है ना कि लुई का कान पूरी तरह छिल जाता है। लुई की समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो लुई को रुई देता है और कहता है कि अपने कान से खून पोंछ लो। लुई भी पोंछ लेता है। इस पर सोल्जर कहता है कि सॉरी, जोर की लग गई क्या, दिखाओ तो जरा। लुई उसको कान दिखाता है तो वो फिर उसी कान पे दोबारा जोर से मार देता है। दरअसल दोस्तों बर्ड ने इसको भेजा था और वो लुई को टारगेट करके टॉर्चर कर रहा है। एक दिन बर्ड के ऑफिस में रेडियो स्टेशन से कुछ लोग आए होते हैं जो कि लुई से मिलना चाहते थे। लुई को वहां ले जाया जाता है। रेडियो स्टेशन वाले कहते हैं कि अमेरिकन रेडियो में ये बताया जा रहा है कि तुम मर चुके हो जबकि तुम जिंदा हो, इसीलिए तुम रेडियो स्टेशन आकर अमेरिका के लोगों को अपने और अपने परिवार के बारे में बताओ कि तुम जिंदा हो। लुई भी मान जाता है और उसे रेडियो स्टेशन लेके जाया जाता है। वो रेडियो पर कहते हैं कि अमेरिकन आर्मी लुई को मृत घोषित कर चुकी है, लेकिन लुई जिंदा है और टोक्यो में है। और अब देखिए आपसे लुई खुद बात करेगा। लुई कहता है कि हेलो माँ, पापा और पीटर, मैं आपका लुई बोल रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। जापान के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में मैं सही सलामत हूँ। पापा, आप मेरा गन अच्छे से साफ करके रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों मिलकर हंटिंग करने जाएंगे। ढेर सारे खरगोश पकड़कर माँ को देंगे और उनके हाथ का बना टेस्टी खरगोश फ्राई करके खाएंगे। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और पीटर, अगर तुम ना होते तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाता। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत से काम नहीं ले पाता था और ना ही
कुछ कर पाता था, लेकिन आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बदौलत। इसके बाद दोस्तों लुई को अच्छा खाना दिया जाता है। लुई को ऐसा खाना खाए हुए कई दिन हो चुके होते हैं, तो वो जम के खाता है। तो एक बार फिर रेडियो स्टेशन से लोग आते हैं और लुई को एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हें इस बार रेडियो पर इस लेटर को पढ़ना है। लेकिन उस लेटर के मुताबिक लुई को ये कहना होगा कि वो जापान में बहुत ही खुश है, उसे यहाँ का कल्चर बहुत ही पसंद है, इसीलिए वो अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पे काटना चाहता है। तो लुई साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ये झूठ कतई नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ये पढ़ो तो तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा और तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा, वरना तुम्हें वापस उसी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज देंगे। लुई तो अपनी बात पे बिल्कुल डट कर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे वापस उसी कैंप में भेजा जाता है। और उसकी ये हिम्मत देखकर बर्ड को उस पर और भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, अपने इरादे के पक्के। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम जापान के दुश्मन हो, इसीलिए मेरे भी दुश्मन हो। और वो लेटर ना पढ़कर तुमने मेरे देश का अपमान किया है, उसकी सजा तुम्हें खुद तुम्हारे साथी अमेरिकन देंगे। वो कैंप के सारे अमेरिकन को एक कतार में खड़ा कर देता है और कहता है कि हर एक को आना होगा और लुई के मुंह में भारी भारी से पंच करने होंगे। अगर किसी ने इनकार किया या इसे धीरे से पंच किया तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और वहाँ दोस्तों लगभग 200 प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, लेकिन कोई लुई को मारने को तैयार नहीं होता। तो बर्ड किसी दूसरे आदमी को पकड़कर उसे मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने लुई को पंच नहीं किया तो मैं इस आदमी को मार डालूंगा। लुई से रहा नहीं जाता और वो खुद बाकियों से विनती करता है कि प्लीज मुझे मारो, वरना हमारा ये साथी मारा जाएगा। और फिर कोई रास्ता न पाकर वो एक एक करके लुई के मुंह पे पंच करके जाते हैं। ये दोपहर को शुरू होता है दोस्तों और शाम तक चलता है। इतने लोगों का मुक्का खा खा कर लुई का चेहरा बिल्कुल सूज जाता है। आखिर में 50 लोग बचे होते हैं और तब लुई से खड़ा भी नहीं हो पाता, वो गिरने वाला होता है। लेकिन जापानीज उसे उठाकर सीधा करके पकड़ लेते हैं और बाकी लोग भी उसे पंच करके जाते हैं। सब अंदर से वैसे बहुत दुखी होते हैं कि वो लुई के लिए बर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। इस तरह और भी कई दिन टॉर्चर सहता है लुई और इसी हाल में कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बर्ड लुई के पास आकर कहता है कि मुझे प्रमोशन के साथ यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें जरा चैन की सांस लेनी होगी। अगले दिन बर्ड कैंप छोड़कर चला जाता है और इस पर सारे अमेरिकन बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खासकर लुई दोस्तों। कुछ दिन के बाद एक रात कैंप पे होता है हमला और वहाँ की बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। दरअसल अमेरिकन आर्मी ने इस कैंप पे हमला किया था। यहाँ के अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर लुई पूछता है कि हम आग बुझाकर जापानीज के इस कैंप को बचा क्यों रहे हैं, हमारे देश की आर्मी जल्दी पहुंचती होगी और हमें रेस्क्यू करेगी। लेकिन तब एक अमेरिकन उसको घिनौना सच बताता है कि अगर इस वॉर में अमेरिका जीत गया तो हमारे रेस्क्यू होने से पहले ही ये जापानीज सोल्जर्स हम सभी को शूट कर देंगे। इसीलिए समझने की कोशिश करो लुई, अगर हमारा देश जीत गया तो हम मारे जाएंगे। और तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो, अपने देश की जीत चाहते हो या अपनी जिंदगी की जीत? यहाँ कुछ भी हो जाए फंसेंगे तो हम ही। और दोस्तों अब क्योंकि इस कैंप पे लगातार हमले होते हैं तो जापानीज लुई और दूसरे प्रिजनर ऑफ वॉर को दूसरे कैंप में शिफ्ट कर देते हैं। तो रास्ते में वो देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी के हमले से कितने मासूम जापानीज सिविलियंस की जान चली गई है। एक लंबे सफर के बाद वो दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रिजनर्स ऑफ वॉर का काम है ढेर सारा कोयला उठाकर लोड करना। लुई और उसके साथी वही लाइन में खड़े होते हैं और तब उस कैंप के सर्जेंट को देखकर लुई बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं दोस्तों बर्ड है। मतलब बर्ड का ट्रांसफर यहीं पे हुआ था और लुई जानता है कि अगर वो बर्ड की आंखों में देखेगा तो वो उसको मारेगा, इसलिए वो नजरें झुकाकर खड़ा रहता है। लेकिन इस बार वो लुई को ये कहकर पेटने लगता है कि तुम मुझे देखते क्यों नहीं। यहाँ इस तरह इनको 2 वक्त का खाना दिया जाता है और वो भी एकदम घटिया क्वालिटी का, जिसे कोई नहीं खा पाता। ठीक से न खाने की वजह से वो कमजोर होने लगते हैं और इतना लोड उठा नहीं पाते। एक आदमी तो बेचारा कमजोरी के मारे ऊपर से गिरकर मर जाता है। इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए तो ये जैसे कैंप नहीं दोस्तों नरक है। इतना ही नहीं, लुई अब दोबारा बर्ड के हाथ लगाए तो वो इसको अलग से ही टारगेट करता है और जब लुई भारी लोड लेके जा रहा होता है ना तो बर्ड के आदमी उसको कस के लात मारते हैं कि वो गिर जाए। उसके पैर पे चोट भी आ जाती है। उसे इतना दर्द होता है जिसे कोई मामूली इंसान सह नहीं पाता। इन्हें एक पल भी आराम करने नहीं दिया जाता। सुबह 9 बजे काम शुरू होता है और शाम 6 बजे तक इनको लगातार काम करना पड़ता है बिना किसी ब्रेक के। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता है, एक सुबह को और एक रात को, और वो भी खाने लायक नहीं होता। लुई से दर्द और भूख बर्दाश्त नहीं होते और वो थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है तो बर्ड के आदमी उसको पकड़कर सीधे बर्ड के सामने लेकर जाकर खड़ा कर देते हैं। वो कहता है कि यहाँ जो स्टील बीम्स है उन्हें उठाओ। देखकर तो लगता है कि हर बीम कम से कम 50 किलो का होगा। लुई बहुत ही मुश्किल से उसे उठाकर अपने कंधों पे रख लेता है। बर्ड कहता है कि कंधे पे नहीं, अपने सर के ऊपर उठाओ। और लुई जितना कमजोर है उस हिसाब से तो वो किसी भी पल दोस्तों उस बीम को गिरा देता, लेकिन नहीं, उसका मन स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बर्ड के सामने कभी हार नहीं मानना चाहता। वो अपनी बची कुछ ताकत लगाकर उस बीम को सर के ऊपर उठा भी लेता है और तब बर्ड अपने आदमियों से कहता है कि अगर इसने बीम नीचे गिराया तो शूट करके मार डालो इसको। लुई दोस्तों कड़ी धूप में इतना वजन उठाए खड़ा रहता है। दूसरे प्रिजनर्स का ध्यान अब काम से हटकर
लुई पे टिका होता है क्योंकि लुई ज्यादा देर उसे उठा नहीं पाएगा और अगर वो नीचे गिरेगा तो ये लोग लुई को मार डालेंगे। इस वजह से सभी डरे होते हैं, लेकिन लुई तो डट कर खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद वो बीम को अपनी गर्दन पे रख लेता है, लेकिन न जाने उसको क्या सोचती है, वो अचानक से उसे फिर ऊपर उठाकर चिल्लाने लग जाता है और ये दृश्य वहाँ के दूसरे अमेरिकन को शॉक कर देता है बिल्कुल, और उन्हें लुई पे नाज होने लगता है दोस्तों कि ऐसा दृढ़ विश्वास वाला इंसान हमने कभी नहीं देखा। अब लुई उस भारी बीम को सर के ऊपर उठाते हुए बर्ड की आंखों में आंखें डाल के घूरता है। बर्ड ने भी दोस्तों लुई जैसा आदमी आज तक कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन इसके बावजूद लुई उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटाता और बर्ड गुस्से में लुई को इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है और लुई बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा रहता है, जबकि दूसरे प्रिजनर्स काम करके जा चुके होते हैं। इतना टॉर्चर सहने के बाद न जाने लुई के अंदर ऐसी क्या शक्ति भरी कि वो जिंदा रहता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारे प्रिजनर्स को नदी के पास ले जाया जाता है और जैपनीज कहते हैं आज तुम सब नहा सकते हो, लेकिन इनको पता है दोस्तों कि वॉर का अंत होने वाला है और अमेरिका जीत रहा है, इसीलिए ये लोग सारे प्रिजनर्स को खत्म करने वाले हैं। सब उदास होते हैं, लेकिन तब वहाँ एक अमेरिकन प्लेन आता है जिसको देखकर ये लोग रियलाइज करते हैं कि वॉर खत्म हो चुका और ये लोग जिंदा बचने वाले हैं। सभी खुशी के मारे एक दूसरे के गले लगे होते हैं। अमेरिकन प्लेन से इनके लिए फूड पैकेट ड्रॉप किए जाते हैं और ये लोग उसे उठाकर खाते हैं। न्यूज़पेपर में भी छापा जाता है कि वॉर का अंत हो चुका है। लुई धीरे से चलकर बर्ड के सामने जाता है, लेकिन बर्ड वहाँ नहीं होता और वहाँ लुई एक फोटो देखता है जिसमें बर्ड बचपन में अपने पापा के साथ खड़ा है। अगले सीन में लुई अमेरिका वापस लौट आता है और अपने देश में लैंड करते ही सबसे पहले वो अपनी धरती को किस करता है। वहाँ लुई का परिवार आया होता है दोस्तों और सभी उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, उससे लिपट जाते हैं पूरी तरह। प्रेस रिपोर्टर्स इनकी फोटोज लेने लगते हैं और इसी पॉइंट पर अनब्रोकन नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो आखिर में एक फोटो दिखाई जाती है उस वक्त की, जो मतलब उस वक्त ली गई थी जब लुई वापस अमेरिका में लैंड हुआ और अपने परिवार से मिला। ये है रियल लाइफ लुई और ये उसकी वाइफ, ये है लुई का फ्रेंड फिल और ये उसकी शादी में ली गई फोटो है। वैसे लुई और फिल को अलग अलग कैंप्स में रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से फिल जिंदा रहा। अमेरिका लौट आने के बाद आखिर तक के दोनों एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड रहे। आखिर में रियल लाइफ बर्ड को दिखाया जाता है जिसने कई घिनौने तरीकों से लुई को लगातार टॉर्चर किया। वॉर के खत्म होने के कई साल के बाद लुई वापस जापान गया था। वहाँ वो कई लोगों से मिला। वो बर्ड से भी मिलना चाहता था, लेकिन बर्ड ने उससे मिलने से मना कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये तो पता नहीं, शायद उसको पछतावा था कि उसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कितना बुरा किया, खासकर लुई को। लुई रोज मर मर के जी रहा था उस समय, और जैसा लुई के भाई पीटर ने कभी कहा था ना कि छोटू, जो मोमेंट तुम्हें दर्द देगा वही मोमेंट तुम्हारी लाइफ में रोशनी लाने का कारण बनेगा। इसीलिए उस दर्द को सहना सीखो और उसकी आदत डालो। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में लुई ने जो मुश्किलों से भरे दिन बिताए, उस दौरान पीटर की ये बात लुई को जिंदा रखती रही, क्योंकि वो उस दर्द को सहना सीख गया था। हम मूवी देखने वाले आप ये भी सोच सकते हैं कि लुई को इतना दर्द सहकर जिंदा रहने से आखिर मिला क्या। ऐसे बदतर हालात में जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो खुद दम तोड़ देता और उसे और टॉर्चर सहना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज हम लुई, उसकी लाइफ और उसकी हिम्मत और अंदरूनी ताकत के बारे में इस तरह बात नहीं कर रहे होते। वो लोगों के लिए दोस्तों एक इंस्पिरेशन का जरिया नहीं बन पाता। लुई की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि अगर मुश्किलों से डरकर हम उससे भागने लगे ना, तो उम्र भर हमें जिंदगी से दूर भागते रहना पड़ेगा। असली जिंदगी तो वही है जिसमें हम कोशिश करना कभी ना छोड़े और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, फिर चाहे कितना ही बदतर हालात हमारी राह में अड़चन क्यों ना बनकर आ जाए। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो ना, तो दूसरे लोग हमें मोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन कभी तोड़ नहीं सकते। और हाँ दोस्तों, वॉर के दौरान जिन सोल्जर्स ने इस तरह के टॉर्चर सहे, बाद में उनको नॉर्मल लाइफ जीने में काफी मुश्किल आई होंगी। खुद लुई को अमेरिका लौट आने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ और उसने काफी स्ट्रगल किया एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। वो बहुत ही ड्रिंक करने लगा, अब्यूजिव हो गया था। लुई की लाइफ एक इंस्पिरेशन है, लेकिन वॉर की वजह से सोल्जर के पर्सनल लाइफ में क्या क्या असर होता है, इसका उदाहरण भी है उसकी लाइफ। लेकिन लुई और उसकी वाइफ ने काफी मुश्किलों को पार करके अपनी मैरिड लाइफ को बरकरार रखा। 1998 यानी 1998 में जापान में हुए विंटर ओलंपिक्स में लुई दोस्तों, जो कि बुजुर्ग हो चुका था, वो टॉर्च बेयरर के तौर पर एक लैप दौड़ा। 2014 में लुई की मृत्यु हुई और अनब्रोकन नाम की ये मूवी लुई के नाम डेडिकेट की गई थी। अगर आप भी लाइफ की मुश्किलों से जूझकर आगे बढ़ने की चाह रखने वाले इंसान हैं, तो ये वीडियो आपको डेडिकेट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके अंदर एक गूज़बम्प आए हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।